प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस प्रथम प्रश्न पत्र में चौथी यूनिट है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। और इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी जो वीडियो आपने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो उसको आप ज़रूर पढ़ें अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, हम पढ़ेंगे इसमें मंत्रिमंडल क्या है और प्रधानमंत्री क्या है, क्या इनकी शक्तियाँ है, क्या इनकी कार्य प्रणाली है, इन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मंत्रिमंडल का जो अभिप्राय है वो क्या है। मंत्रिमंडल देखो क्या है। अगर आपको भारत के लिहाज से मंत्रिमंडल वगैरह पता है तो वो सेम ही सिस्टम है, क्योंकि ब्रिटेन की ही छवि हमारे देश की शासन प्रणाली में दिखाई देती है। तो मंत्रिमंडल का अभिप्राय देखिए, मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर। देखो, इससे पहले वाला जो टॉपिक था राजमुकुट वो पढ़ लिया। राजमुकुट क्या है कि राजा सहित पूरा मंत्रिमंडल, पूरी संस्था को राजमुकुट कहा जाता है। तो राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है, जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ये मुनरो द्वारा मंत्रिमंडल की जो परिभाषा दी गई है वो हमने पढ़ा। तो इसमें आप समझते हैं मंत्रिमंडल क्या है। मंत्रिमंडल एक प्रकार से कैबिनेट भी कहते हैं मंत्रिमंडल को। तो इसमें कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनकी एक समिति होती है, आप उनका एक समूह मानिए इसको, मंत्रिमंडल को। अब मंत्रिमंडल का जो गठन है वो देखिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री की नियुक्ति से आरंभ होती है। यानी मंत्रिमंडल जो है आप देखिए, इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो इसकी जैसे ही नियुक्ति होती है तो उसी से आरंभ होता है मंत्रिमंडल का गठन। अब मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंत्री कुछ नाम देता है, और भारत में राष्ट्रपति द्वारा और ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा इनकी नियुक्ति करती जाती है, और पूरे समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है, हमने पढ़ा। और चुनाव किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा होता है। जनता द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है वो सम्राट द्वारा यहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ये याद रखिए आप। इसके बाद देखिए, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। तो ये प्रधानमंत्री होकर प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री और उसके द्वारा कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है वो मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य, यानी मंत्रिमंडल के लिए ज़रूरी भारत में भी ये है कि संसद की सदस्यता उनके पास हो, यानी संसद के सदस्य हो, चाहे वो निम्न सदन के हो या उच्च सदन के हो, लेकिन होना जरूरी है। संसद के सदस्य के बिना 6 माह तक पद पर बने रह सकते हैं। इन 6 माह के दौरान उन्हें चुनाव लड़ करके या मनोनीत होकर के इनका सदस्य बनना जरूरी है, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित करना ये और उनके स्तर निर्धारित करना और उनमें विभागों का वितरण करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। ये देखिए कि ये जो काम है कि सदस्य कितनी निश्चित करनी है और उनके स्तर किस किस को क्या मंत्रालय देना है, ये तमाम जो बातें इनका निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। देखिए, भारत में क्या है 15%, ये हम ब्रिटेन की पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों में देखिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं, मंत्री परिषद को मंत्री 3 प्रकार के होते हैं भारत के लिहाज से। तो उसमें आप देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ कैबिनेट मंत्री और इसके बाद राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों को मिला करके देखिए, केवल कैबिनेट स्तर के तो मंत्रिमंडल कहलाया, लेकिन तीनों प्रकार के जो मंत्री उनका जो समूह है वो मंत्री परिषद कहलाता है। यानी मंत्री परिषद एक बड़ा रूप है जिसमें तीनों प्रकार के मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल एक प्रकार के मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, ये याद रखिए आप। तो मंत्री परिषद देखिए एक वृहद संस्था है। बड़ी संस्था कौन सी है? मंत्री परिषद हुई, क्योंकि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री हो गए। एक वृहद संस्था है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं, याद रखिए। यानी राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं किसमें? मंत्री परिषद में। मंत्रिमंडल में देखिए, इसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं, ये याद रखिए आप। तो इसमें
और यह मंत्री परिषद का हृदय कहलाता है। यानी महत्वपूर्ण जो है वो देखिए, छोटी जरूर है मंत्रिमंडल, लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा मंत्रिमंडल ही है कि इसमें महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। अब इसके बाद देखिए, इससे आगे मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में भेद क्या है। देखो बहुत अच्छा ये टॉपिक बनेगा आपके कि इसमें भेद क्या है। तो वो देखिए आप क्या क्या भेद है। सबसे पहले तो हम आकार को लेकर कर लेते हैं कि आकार संबंधी जो भेद है वो देखिए आप क्या भेद है। तो इसमें देखिए, मंत्रिमंडल का जो आकार है वो मंत्री परिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है। देखिए मैंने कहा था मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा हुआ और मंत्री परिषद का क्या हुआ, बड़ा हुआ। मंत्री परिषद में सामान्यतः 70 से 90 तक सदस्य होते हैं। ये हम ब्रिटेन के लिहाज से पढ़ रहे हैं, भारत के लिहाज से नहीं। भारत में 15% होते हैं, याद रखना। तो 70 से 90 तक सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या याद रखना 18 से 22 के बीच। तो ये छोटी संख्या हो गई, मंत्रिमंडल छोटा, तो आकार में मंत्रिमंडल छोटा और मंत्री परिषद बड़ा। पद संबंधी भेद देखिए, समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। यानी सभी प्रकार के जो मंत्री आ जाए उनके समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है, याद रखिए। इसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं, जैसे मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री, ये तो हो गए कैबिनेट मंत्री। इनमें से कुछ विशेष विभागों के प्रधान होते हैं, याद रखना ये। इसके बाद देखो, राज्य मंत्री है, संसदीय उपसचिव है, अन्य मंत्री है, जूनियर लॉर्ड है, ये और संसदीय निजी सचिव है। ये ब्रिटेन के लिहाज से पढ़ रहे हैं। यानी ये याद रखिए आप कि ये संपूर्ण जो है ये मंत्री परिषद कहलाता है, जिसमें सारे मंत्री वगैरह। केवल मंत्रिमंडली यानी केवल कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनसे मंत्रिमंडल बनता है, और सारे मिल जाए तो क्या बनेगा, मंत्री परिषद बनेगा। वेतन संबंधी भी अंतर है, वो देखिए क्या है। कैबिनेट स्तर के जो है देखिए, इसमें कैबिनेट सदस्यों को मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होता है, क्योंकि इनके पास महत्वपूर्ण पद होते हैं। ये याद रखना आप, सबसे महत्वपूर्ण पद कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद देखिए, कार्य और शक्ति संबंधी अंतर ये भी है। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतः विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नीति का निर्धारण किया जाता है। यानी मंत्रिमंडल जो है वो ही नीति निर्धारित करता, ध्यान रखिए। बाकी जो मंत्री होते हैं वो इनसे जूनियर ही होते हैं। तो सबसे जो वरिष्ठ या जिनको हम बोल सकते हैं शीर्ष मंत्री, वो मंत्रिमंडल में होते हैं, और मंत्री परिषद में छोटे बड़े सभी इसमें आ गए हैं। इसके बाद अपना है मंत्रिमंडल के कार्य और उसकी शक्तियाँ, कि क्या क्या इनके कार्य, क्या इनकी शक्तियाँ हैं, वो देखिए। तो मंत्रिमंडल क्या कार्य करता है वो देखिए। मंत्रिमंडल के जो कार्य तथा शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। देखिए आप ये याद रखिए, परंपरागत है, क्योंकि मैंने बताया था कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, वहाँ परंपरा और प्रथाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए इसके कार्यों को हम बांटेंगे। पहले है कार्यपालिका संबंधी कार्य, यानी मंत्रिमंडल के जो कार्य हैं और शक्तियाँ, वो सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी कौन से कार्य हैं देखिए। पहले लिख देते, देखिए मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है। इसके निम्न कार्य, देखो एक वास्तविक जो कार्यपालिका वो आप समझिए कि जिस तरह से, एक तो आप देखिए कि जो हमारे भी जो सिस्टम है, हमारे राष्ट्रपति है, वहाँ सम्राट है, वो एक नामात्र की जो कार्यपालिका दो प्रकार की होगी, नामात्र एक वास्तविक। तो हमारे देश में आप देखो नामात्र की तो कार्यपालिका का आप मानिए मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन वास्तव में देखें तो प्रधानमंत्री सब कुछ करता है। तो वो ही सिस्टम वहाँ है ब्रिटेन में, वहाँ राष्ट्रपति की जगह वहाँ सम्राट होता है, यानी राजा होता है। सबसे पहले राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति होगी किसके, मंत्रिमंडल की। राष्ट्र की जो नीति है उसका निर्धारण करना ये काम है। जैसे आंतरिक प्रशासन, दूसरे देशों से संबंध क्या होंगे, ये सब जो निर्धारित करता है वो मंत्रिमंडल करता है, याद रखिए आप। दूसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण, यानी राष्ट्रीय कार्यपालिका जो उस पर सबसे बड़ा नियंत्रण होता है, मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। तो इसलिए इसकी क्या हो गई, शक्ति हो गई, कार्य हो गए। मंत्रिमंडल का समन्वय कार्य, देखिए ये इसका कार्य देखिए कि सर्वोच्च नियंत्रण का भी कार्य है, शक्ति भी है उसके नियंत्रण की, तो शक्ति होगी, इसलिए वो कार्य कर रहा है। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी, यानी एक समन्वय सामंजस्य बना करके करता है कि मंत्रिमंडल का किसको क्या करना है, कैसे करना है, एक समन्वय बनाता है, एक सामंजस्य बनाता है आपस में, एक मतलब एक मेल बनाता है। ये चीज़ देखिए आप, तो समन्वयकारी कार्य मंत्रिमंडल का है, याद रखिए। अब देखिए दूसरा है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। व्यवस्थापन संबंधी का मतलब यह है कि व्यवस्था यानी कोई व्यवस्था कैसे करनी है,
कोई कार्य करना है तो बिना व्यवस्था को काम नहीं होगा। तो मंत्रिमंडल जो है वो नीति निर्धारण का काम करता है कि किस तरह से व्यवस्था करना है, इसको किस रूप में हमें करना है, ये सब चीज़ें व्यवस्था संबंधित कार्य है। अब अगला है वित्तीय कार्य। बजट जो है वो वित्त मंत्री के अपनी देख रेख में तैयार कराता है। तो बजट जो वित्त मंत्री जो है वो अपनी देख रेख में तैयार करता है। तो ये भी क्या है, वित्त मंत्री क्या है, ये भी कैबिनेट स्तर का मंत्री हो। तो मंत्रिमंडल का जो है कार्य है ये। तो वित्त से संबंधित भी वो अपना नियंत्रण रखता है। अन्य कार्य देखिए क्या क्या और कार्य क्या है। पहला है राजा द्वारा क्षमा के विशेष अधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल विशेषतः गृह मंत्री के परामर्श पर किया जाता है। ब्रिटेन की बात बता रहा हूँ आपको। तो राजा को अधिकार है, विशेष अधिकार है ये क्षमादान, लेकिन ये जो क्षमादान का वो अपना अधिकार, इसका प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। तो ये मंत्रिमंडल का कार्य और शक्ति दोनों ही हो गई। राजा द्वारा जो उपाधियों का वितरण किया जाता है वो भी पीएम के परामर्श से किया जाता है। और पीएम जो है वो मंत्रिमंडल का आप मानिए प्रधान होता है। तो ये भी मंत्रिमंडल की शक्ति हो गई कि उपाधि उसे परामर्श से ही दी जाती है। ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। तो ये भी इसका, यानी जो भी देश विदेश में नियुक्तियां हैं, विदेशी राजदूत हैं, तो इनके परामर्श से ही, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही जो है वो सम्राट द्वारा की जाती है। तो ये शक्ति किसकी हो गई, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ होगी, यानी वो अकेला नहीं कर सकता, ये हमें याद रखना। अब इसके बाद देखिए मंत्रिमंडल की महत्ता, यानी इसका महत्व क्यों है, क्यों जरूरी है, क्यों महत्व है इसका। तो उसका महत्व हम पढ़ेंगे कि महत्व क्यों है वो देखिए आप। तो सबसे पहले देखिए द्विदल पद्धति। तो द्विदल पद्धति में देखो क्या है कि ब्रिटिश राजनीति में मुख्यतः दो ही राजनीतिक दल हैं, एक अनुदार दल, एक मजदूर दल। और भी दल हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी और दल हैं, कम्युनिस्ट वगैरह, लेकिन वो दल कभी सत्ता में आए इसके अवसर बहुत कम है, ये ध्यान में रखिए। अब दूसरी है, तो पहले तो ये हो गया द्विदल पद्धति। तो द्विदल पद्धति है तो ये महत्ता है इसमें कि मंत्रिमंडल की। इसके बाद कठोर दलीय अनुशासन, यानी कठोर दलीय अनुशासन जो है वो कठोर है, यानी इसमें प्रत्येक सदस्य को दल की अनुपालना करना जरूरी। यदि वो दल की अनुपालना नहीं करता है तो उसको बहिष्कृत किया जाता है। और बहिष्कृत करने का मतलब है कि राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाना। तीसरा इसमें सुधार कानूनों का परिणाम, देखिए इसकी महत्ता है कि सुधार कानूनों का परिणाम जो सुधार है। देखिए मंत्रिमंडल की क्यों महत्ता हुई आपको ये पता, कठोर दलीय अनुशासन, भाई अनुशासन में रहेंगे तो इसकी एक महत्ता तो है ही, इसलिए महत्ता। अगर कहीं अनुशासन नहीं हो, कोई कुछ भी करे तो मंत्रिमंडल को कौन पूछेगा फिर। सुधार कानूनों का परिणाम, यानी मंत्रिमंडल द्वारा जो परामर्श दिए जाते हैं, सलाह दी जाती है, संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का सुखद परिणाम जनता के सामने आता है। तो जनता उसकी महत्वता का और अधिक स्वीकार करती है उसकी महत्ता को। तो ये भी महत्ता को बढ़ाने का काम है। लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार, अब देखिए इसमें क्या बात है, देखिए कि अधिक कार्यभार के कारण लोक सदन मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रख पाता, असमर्थ रहता। इस कारण से भी जो मंत्रिमंडल उसकी महत्वता है, ये भी देखिए उस पर कोई नियंत्रण नहीं है तो उसकी महत्व बढ़ जाती है। शासन कार्य की जटिलता, अब देखिए शासन कार्य की जटिलता इसमें देखिए आप मंत्रिमंडल में कि लोक सदन द्वारा प्रशासन संबंधी जटिल बातों को पूर्णतः न समझ सकने और मंत्रिमंडल के सदस्यों का अधिक योग्य होने के कारण मंत्रिमंडल की महत्ता। इस बात को समझिए आप कि शासन कार्य बहुत जटिल है, वो हर के समझ की से परे है। तो मंत्रिमंडल जो बनाया जाता है उसमें योग्य आदमी जो पढ़े लिखे अच्छे जानकार उनको लिया जाता है। तो जैसे जानकार होंगे तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे तो उनकी महत्वता बढ़ेगी और बाकी के समझ में नहीं आएगा। तो जटिल कार्यों के कारण भी मंत्रिमंडल की ओर ही लोग देखते हैं कि भाई ये लोग करेंगे सारा काम, तो उसकी ये आपको पता है महत्वता बढ़ेगी। राष्ट्रीय आपात, अब जैसे राष्ट्रीय आपात देखिए बार बार आने वाले जो राष्ट्रीय आपात हैं उसमें भी मंत्रिमंडल द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो मंत्रिमंडल की शक्ति अपने आप बढ़ गया, क्योंकि बार बार राष्ट्रीय आपात होंगे तो मंत्रिमंडल ही राष्ट्रपति के सहयोग से पूरा काम करेगा, वहाँ सम्राट के सहयोग से। अगला है राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है वित्त, और वित्त पर नियंत्रण मंत्रिमंडल का है। तो जैसे वित्त पर जिसका नियंत्रण होगा तो निश्चित रूप से वो मजबूत तो होगा ही, ये हमें पढ़ना है कि मजबूत अपने आप ही होगा। जब वित्त पर नियंत्रण हो गया तो समस्त जो कार्य होते हैं वो वित्त के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब देखिए इसके बाद ये आया, हमने पढ़ लिया क्या
कि जो मंत्रिमंडल है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कहीं हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है या सर्वोपरि है या तानाशाह है। भाई इतनी शक्तियाँ हमने पढ़ ली, उसके महत्व पढ़े, तो ये क्वेश्चन आपके बन भी रहा आगे और परीक्षा में आ भी सकता है, क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है। तो इसका उत्तर है नहीं, यानी अधिनायक नहीं। अधिनायक का मतलब सर्वोपरि हो या तानाशाह हो, मनमर्जी करने वाला, उसको अधिनायक बोलते हैं। तो ये अधिनायक नहीं है। इसके कारण देखिए क्या क्या है। अगर आप पॉइंट्स अच्छे से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। देखिए कारण देखिए, विरोधी दल का अस्तित्व है। देखिए जहाँ विरोधी दल होगा तो वो मनमर्जी नहीं करने देगा, तो ये इस बात को द्योतक है कि अधिनायक नहीं है, यानी मनमर्जी नहीं कर सकता। तो विरोधी दल का अस्तित्व है, इस बात को प्रमाणित करता है कि वहाँ मनमर्जी नहीं चलेगी। दबाव समूह, अब जैसे इसके बाद दबाव समूह। दबाव समूह जैसे मजदूर दल है, कर्मचारी संघ है, उद्योग मंडल है, यदि मनमर्जी करेंगे और इनका अहित करेंगे, मजदूरों का हित करेंगे, कर्मचारियों का हित करेंगे, तो निश्चित रूप से ये संगठन जो दबाव डालेंगे, तो इस तरह से मनमर्जी नहीं चलेगी। दूसरा कारण ये जनमत की शक्ति। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि जनमत की शक्ति, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रधानमंत्री वगैरह है, मंत्रिमंडल है, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता में उनको जाना पड़ता है, तो वो कभी भी जन विरोधी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए जनता की शक्ति जो उस पर दबाव का काम करती है, तो इस तरह से वो अधिनायकवाद नहीं हो सकते। चौथा, इसमें सदन की परंपराएं और अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रिया। सदन की कुछ परंपराएं, उनका पालन यदि वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो उस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो भी सर्वे मतलब मनमर्जी नहीं कर सकते। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति, उनकी एक संस्कृति है शुरू से। देखिए फ्रांस में एक संस्कृति कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही कानून हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन यहाँ देखो एक संस्कृति रही कि मैं नेता हूँ, इसलिए मुझे जनता का अनुगमन करना चाहिए, उसकी बातों को मानना चाहिए, उसके पालन करना चाहिए। ये ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति रही है। तो ये भी इस बात को दर्शाती है कि वहाँ अधिनायकवाद नहीं है। अब देखिए इसके बाद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे हम। तो प्रधानमंत्री अगर भारत का पढ़ लिया या इसका पढ़ लिया, एक ही बात है, दोनों के एक सेम ही है। तो सबसे पहले देखिए, तो मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका, यानी वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल और नामांतरी कार्यपालिका वहाँ सम्राट है। कार्यपालिका और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान है होता है, ये ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है, यानी शासन का जो व्यवस्था केंद्र है वो कौन है? प्रधानमंत्री। नियुक्ति देखिए सम्राट द्वारा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा, वहाँ सम्राट के द्वारा। लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट जो है नियुक्त करता है और जनता द्वारा ये सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। इसके बाद देखिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। भारत में भी ये सेम सिस्टम है, लेकिन एक परंपरा है। यहाँ देखिए परंपरा अनुसार पीएम लोक सदन में से हो, यानी लोकसभा से नहीं हो, यानी दो है वहाँ, एक लोक सदन एक लोकसभा। जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ लोक सदन और लोकसभा दो हैं। तो लोक सदन से पीएम होना जरूरी है। हमारे यहाँ किसी से भी हो सकता है, जैसे मनमोहन सिंह थे, मोनी बाबा, वो राज्यसभा से थे, जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संसद का सदस्य यानी सांसद बना थे, बाद में ये प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देखिए ब्रिटेन जो है उसके प्रथम पीएम कौन है? तो ये याद रखिए आप, रॉबर्ट वॉलपोल। ये नाम सुना होगा आपने, रॉबर्ट वॉलपोल का 1721 की बात है। ये ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे, रॉबर्ट वॉलपोल। आप प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियाँ पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपकी ये। तो शक्ति देखिए, मंत्रिमंडल का निर्माण। देखिए मैंने बताया था मंत्रिमंडल का निर्माण जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ ही शुरू हो जाता है। किसको मंत्री पद देना है, कौन से को क्या प्रभार देना है, कैसे काम करना, ये सब निर्धारित प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माण एक प्रकार से किसने किया? प्रधानमंत्री द्वारा। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, किसको क्या कार्य करना है ये भी तय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री कार्य और शक्ति है। मंत्रिमंडल का अंत देखिए, बहुत अच्छी बात है, मंत्रिमंडल जो है उसमें किसी सदस्य को इस्तीफा देना, तो वो इस्तीफा देता है वो सम्राट को देता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति को देता है, लेकिन ये उसको हटाने का जो पावर हमारे यहाँ राष्ट्रपति को, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री कहने पर। और यदि कोई मंत्री, अब ध्यान रखिए, मंत्रिमंडल है वो तब तक अस्तित्व में है जब तक प्रधानमंत्री के पास बहुमत है। जैसे प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता, पूरा मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद तक भी, और वो भंग हो जाता है, ये याद रखिए आप। तो मंत्रिमंडल का अंत करने का पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। शासन पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल शासन चलाता है, तो इस पर नियंत्रण मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। परराष्ट्र के संबंध, यानी दूसरे देशों के जो संबंध है उनका संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लोक सदन का नेतृत्व, यानी लोक सदन का नेता, उसका नेतृत्व है, उसका प्रधान नेता होता है प्रधानमंत्री, तो याद रखिए उसका नेतृत्व करता है।
इसके बाद देखो मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी, ये याद रखिए हमारे यहाँ आता है भारत में कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री होता है। याद रखिए यहाँ मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। यानी मंत्रिमंडल क्या निर्णय लेता है, क्या निर्णय करेगा, इस निर्णय के बारे में सम्राट को बताने का काम कौन करता है? यहाँ प्रधानमंत्री करता है। तो बीच की कड़ी हो गई। इसके बाद देखो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उसमें ब्रिटेन का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है? उसका प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद देखो राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध है। राष्ट्रमंडलीय देश वो हैं जो कभी ब्रिटेन की गुलाम रहे हैं, उनके साथ संबंध जो है वो भी कौन तय करता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक होता है। बहुत अच्छी बात इसने बताई कि प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्र का नायक होता है, राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है वास्तविक कार्यपालिका की दृष्टि से। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मौखिक ही बताऊंगा, मैं पूरा पूरा आपको बताऊं कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है। अब जैसे हमने ये पढ़ा प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंत्रिमंडल का मुखिया है, तो क्या प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा है, मनमर्जी कर सकता है? नहीं, इसका उत्तर ये है। इसमें भी आप वही कर सकते हैं जो मंत्रिमंडल के बारे में आपने पढ़ा कि क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है, यानी यहाँ विपक्षी दल है तो वो उसको मनमर्जी नहीं करने देंगे। यहाँ उनकी परंपराएं हैं ब्रिटेन की तो वो उसको मनमर्जी नहीं करने देंगे। इसी तरह से जो जनता है उसके द्वारा निर्वाचित होता है तो वो जनता के बीच दोबारा जाना उसको इस कारण से वो मनमर्जी नहीं करता। तो इस तरह से आप वो ही सेम जो मंत्रिमंडल वाले पॉइंट हैं वो पॉइंट यहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।